स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने पोस्ट फ्राइडियन अप्रोच की 2 अप्रोचेस की बात की थी। कार्ल जंग जी ने दी थी एक, और एक हमारी दी थी कैरन हॉर्नी जी ने। हमारी क्लास 12 का चैप्टर 2 चल रहा है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। तो आज हम थर्ड अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है एल्फर्ड एडलर जी ने दी है लाइफ स्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट के बारे में। तो इसमें बेसिकली कहा क्या है, इनकी जो ये अप्रोच है इनको जाना जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी के नाम से। इन्होंने बात की थी पर्सनल गोल्स की। इन्होंने क्या कहा था कि जो इंसान होता है उसमें जो मोटिवेशन आती है उनकी आती है जो उनकी खुद के गोल्स होते हैं, उसकी वजह से उनको लाइफ जीने के लिए मोटिवेशन आती है बजाय कि बाहरी। ठीक है। दूसरा इन्होंने बात की थी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या हमारा क्या होता है कि जब एक पर्सन इंफीरियर फील करता है, तो उन्होंने ये कहा था कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हर एक बच्चा फील करता है। और उनकी जो ग्रोथ होती है, पर्सनैलिटी की जो ग्रोथ होती है वो कब होती है, जब वो इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हैं। ठीक है। उनका कहना यह था कि लाइफ में हर बच्चा है ना अपने जो बचपन होता है उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता ही है, और उससे बाहर आने के बाद उनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है एरिच फ्रॉम। ठीक है। इन्होंने दी थी द ह्यूमन कंसर्न। ये हमारे 4th नंबर की अप्रोच है। ठीक है। एरिच फ्रॉम जी ने दी थी द ह्यूमन कंसर्न। इन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन बींग होता है वो सोशल बींग होता है। ह्यूमन को उन्होंने सोशल बींग का है। सोशल बींग मतलब कि जो भी पर्सन मतलब बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं जब हम, तो उनसे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। मतलब जो अगर एक तरह से देखा जाए तो जो सोशल ग्रुप होते हैं या सोशली जो लोग होते हैं उनसे मिलके या ग्रुप से मिलके हमारी पर्सनैलिटी निर्मित होती है बजाय कि अकेले रहने से। उन्होंने कहा है कि कोई भी पर्सन जो एक्सपीरियंस करता है, इंटरेक्ट करता है बाहरी दुनिया से, और जो वो एक्सपीरियंस करता है उनसे, सबसे बड़ी चीज है इसमें एक्सपीरियंस की। सोशल एनिमल बोला है उन्होंने कि सोशली हम जितना इंटरेक्ट करते हैं बाहरी लोगों से, जितना इंटरेक्ट करेंगे और उससे हमारी जो एक्सपीरियंस होगा उससे हमारे परसेप्शन बन जाता है, और वही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। फिर कि हमारी थिंकिंग वैसी हो जाती है कि सामने वाला पर्सन इस टाइप की है। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी हो जाती है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि अगर एक बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने सोशल एनवायरनमेंट में जो देख रहा है, वो वहीं से जो चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है कि सामने वाला पर्सन अगर उसे डांट रहा है तो वो ये सोचता है कि यार ये पर्सन इन चीजों पे डांट रहा है मुझे, तो मुझे भी इन चीजों पे बड़ा होके वैसा ही वो बन जाता है, वो एग्रेसिव नेचर हो जाता है उसका। सेकेंड उन्होंने बात की कल्चर डिपेंड की। कल्चर डिपेंड की उन्होंने बात की जो कल्चरली हम सीखते हैं। एक जो इंडिविजुअल होता है, जो कल्चरली उसका जो कल्चर होता है उससे उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कि मॉडर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर की हमने बात की थी। उसमें क्या होता है कि ईस्टर्न कल्चर में हमें पता है कि हमें पहले मतलब भगवान के सुबह उठते ही नहाना होता है, पूजा करनी होती है, उसके बाद खाना वगैरह खाना होता है। लेकिन मॉडर्न कल्चर में ऐसा नहीं होता है। और दूसरा डिपेंड करता है कि आप कौन से कल्चर से आए हो, वहाँ की क्या रीति रिवाज है वो आप फॉलो करते हो, वो आपकी एक पर्सनैलिटी बना देती है। आपने देखा होगा जैसे साउथ के जो लोग होते हैं उनका रहन सहन और उनकी पर्सनैलिटी, जैसे कि कई जगह पे ऐसा कल्चर होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। तो वहाँ के कल्चर में क्या है कि वहाँ पे इंसान मतलब कि तू तड़ाक करके बात नहीं कर रहे हैं, बड़े सॉफ्टली मतलब बोल रहे हैं एक दूसरे से, जो बातचीत होती है, इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही आराम से कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सौम्य भाषा में कर रहे हैं। तो उनका जो कल्चर, उनकी जो पर्सनैलिटी हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली वैसी ही बन जाती है। ठीक है। जैसे कई जगह लोग होते हैं जो शांति प्रिय होते हैं, तो उनकी जो पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज आ जाती है कि उनको जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, वो शांति ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक, उनको गुस्सा नहीं आता जल्दी। उन्होंने 2 चीज की बात की थी। नेक्स्ट हमारी आती है एरिक एरिक्सन थ्योरी। एरिक एरिक्सन थ्योरी में अलग अलग स्टेजेस की बात की गई है कि बच्चा मतलब कि उस सिचुएशन में वो कौन कौन से क्राइसिस फेस करता है, कि उस चीज में से वो कैसे निकलता है। ठीक है। अब इसमें जो ज्यादा नहीं देखी, क्योंकि ये हमने 11th क्लास में मतलब थ्योरी पढ़ी हुई है, इसमें ज्यादा नहीं देखी। इसमें सिर्फ आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की गई है कि जो पर्सनैलिटी होती है एक पर्सन की, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ता है। और ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो मेनली फेस करता है बच्चा, वो करता है एट द एज ऑफ पबर्टी और टीन एज के अकॉर्डिंग, टीन एज के अंदर। तो उसमें क्या होता है, बच्चे ये पहचानना सीखता है कि बेसिकली मैं हूँ कौन, अपने मतलब फैमिली से अलग हट के वो अपनी आइडेंटिटी को देखता है, अपनी आइडेंटिटी पहचानता है कि मेरी क्या वैल्यू है और मैं इन लोगों से कैसे हटके अपनी एक आइडेंटिटी बना सकता हूँ। ठीक है। तो अगर हर पर्सन इन स्टेजेस में से निकल जाता है तो वो एक हेल्थी पर्सनैलिटी बनता है, अगर नहीं निकल पाता तो वो हेल्थी नहीं बन पाता।
ठीक है, ये बात की थी हमारी एरिक्सन जी ने। ठीक है, अब जो हमारे एरिक्सन जी थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जो लाइफ होती है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो क्या होती है, वो लाइफ लॉन्ग डेवलप होती रहती है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जो पर्सनैलिटी होती है एक पर्सन की, वो क्या होती है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। मतलब ये जाती है वॉर्म टू टॉम तक। एक बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसकी पर्सनैलिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। वो अपने एनवायरनमेंट में क्या देख रहा है, फिर उससे बड़ा हो रहा है, वो अपने आसपास क्या देखता है, वैसी उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है। अगर आप एक बच्चे को अच्छे से ट्रीट करोगे ना, जितना प्यार से आप एक बच्चे को सींचोगे या फिर उसको जितना अच्छा उसका पालन पोषण रहेगा, वो उसकी पर्सनैलिटी में दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इसमें बात आती है एरिक्सन जो थ्योरी थी, इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे, मतलब कि उनको सराहा नहीं गया था इनकी थ्योरी को ज़्यादा। वो क्यों नहीं सराहा गया था उसके बारे में बात की है, तो उसके 2-3 पॉइंट है, मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो हमारी जो बुक के अंदर दिया गया है, ये 38 पेज नंबर पे। ठीक है, उन्होंने ये बात की थी कि जो उनकी जो थ्योरी थी एरिक्सन जी की, वो ज़्यादातर क्या थी, केस स्टडीज पे बेस्ड थी। ठीक है, तो उनकी थ्योरी को ज़्यादातर मतलब अच्छा नहीं माना गया उन पे, क्योंकि वो केस स्टडी पे थी, तो उस पर ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च नहीं की जा सकती, तो इसलिए उसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया था, उनको क्रिटिसाइज किया गया था। नेक्स्ट था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो सैंपल लिया था, मतलब जिन पे रिसर्च की थी, वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल सैंपल लिए थे। मतलब कि अगर 4 लोगों का ले लिया, 5 लोगों का ले लिया, उस पर रिसर्च कर दी। उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल नहीं लिया था, क्योंकि होता क्या है कि जितना बड़ा हम सैंपल लेते हैं, उतना ही हमारी जो थ्योरी में एक्यूरेसी आती है, कि हम कोई चीज़ प्रूव कर रहे हैं, तो मतलब कि हमने वर्ल्ड वाइड किया है उसे, या फिर हम ज़्यादा बड़ा सैंपल ले रहे हैं, तो हमने हर एक टाइप के लोग लिए हुए हैं उसमें। अगर मैं बात करूँ कि मतलब कि जो 20 to 29 एज के बीच के बंदे होते हैं, वो सारे के सारे खड़ूस होते हैं, रूड होते हैं, मेरी थ्योरी ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 लोग ले लिए जिनको मैं जानती हूँ, और मैंने उन पर रिसर्च कर दी। हो सकता है कि वो 4 पर्सन वही हो जो मतलब कि रूड हैं, जिनका बिहेवियर या जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। अगर मैं वहीं पे 20 लोगों पे रिसर्च करती या 80 लोगों पे करती, तो हो सकता था कि वो रूड ना होके उनका पर्सनैलिटी जो थी कैसी हो सकती थी, सौम्य हो सकती थी, शांति प्रिय लोग भी हो सकते थे उसमें। अगर मैं जहाँ पे रह रही हूँ, मैंने वहीं के 4 लोगों को ले लिया, तो इसमें क्या आया, हमारे साउथ का कल्चर नहीं आया, वहाँ के लोग तो बड़े शांत होते हैं, तो वहाँ पे मेरी थ्योरी रिजेक्ट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैंपल छोटा लिया है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, जिससे क्या हो जाता है कि साइंटिफिक टेस्टिंग में दिक्कत होती है। उन्होंने सिर्फ स्टेज दे दी गई है कि इस स्टेज में वो ऐसा मतलब कि फील करते हैं। उन्होंने उसको प्रॉपरली मतलब कि ज्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं किया, उन्होंने 2 या 3 पॉइंट उन पे बात की है सिर्फ। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे मैं छोटे बच्चे की बात करूँ, उन्होंने एक स्टेज ली है जिसमें वो 0 to 1 year की बारे में बच्चे की बात कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात की है, कि जो बच्चा होता है वो ट्रस्ट करना सीखता है बचपन में, जब वो छोटा होता है, कि अगर उसको प्रॉपर फीड मिल रहा है, उसकी केयरिंग हो रही है, तो वो ट्रस्ट करना सीखेगा, अदरवाइज नहीं सीखेगा। लेकिन यहाँ पे और भी काफी सारे फैक्टर आ सकते हैं, कि बच्चे को प्रॉपर फीड तो मिल रही है, लेकिन उसके अलावा उसको मतलब उससे कोई बात नहीं कर रहा है, या फिर बाकी चीजें नहीं है उसके साथ। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ एक फैक्टर के बारे में डिफाइन किया है, हर फैक्टर को डिफाइन नहीं किया है एक एज की। तो वो चीज है कि उन्होंने प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं किया है। नेक्स्ट इसमें बात आ जाती है कि उन्होंने जो जैसे फ्रेड जी ने क्या किया था, उन्होंने भी सेम थ्योरी ली थी। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सिर्फ जो मेल सैंपल लिया था, कि जो उन्होंने सैंपल लिया था उसमें उन्होंने सिर्फ मेल जो इंडिविजुअल थे उनकी बात की थी, उन्होंने फीमेल को क्या कर दिया था, क्रिटिसाइज कर दिया था, उनके ऊपर बात ही नहीं की है। तो हो सकता है कि अगर हम 20 to 29 या 20 to 30 के एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उसमें अलग चेंजेस होते हैं एक मैन में, और अलग चेंजेस होते हैं एक वीमेन में, इमोशनली भी फिजिकली भी। लेकिन अगर सिर्फ हम मेल की बात कर देते हैं, मेल की आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो थ्योरी हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमने मेल के अकॉर्डिंग ले लिया, लेकिन वो फीमेल फिट नहीं बैठता, क्योंकि जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो अलग अलग एज में आता है, फीमेल का अलग एज में आता है, मेल्स का अलग एज में आता है। ठीक है, ऐसे उनकी ग्रोथ की बात करें तो वो भी अलग अलग एज में आती है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो इसीलिए इनकी जो थ्योरी होती थी, पोस्ट फ्रेडियन अप्रोच जो थी हमारी, या फ्रेड जी की जो अप्रोच है, उसको क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट इसमें बात आती है हमारी बिहेवियरल अप्रोच की। बिहेवियरल अप्रोच के जो डेटा होता है, जो बिहेवियरिस्ट होता है, वो किस चीज पे बिलीव करता है,
जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेटा पर बिलीव करते हैं, वो फीलिंग्स पर बिलीव नहीं करते। वो बताते हैं कि जो बिहेवियर है, जो बिहेवियर का डाटा है वो आइडेंटिफिकल होना चाहिए कि उसको हम पहचान सके, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए कि उसको हम ऑब्जर्व कर सके और उसको मेजर कर सके। बिहेवियरल अप्रोच में उन्हीं चीज़ों को बिलीव किया जा सकता है जिस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हो और उसको मेजर कर सकते हैं। ऐसी चीज़ को बिलीव किया जाता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि जो बिहेवियरल अप्रोच होती है वो हमारे किस पे फोकस करती है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे। ठीक है, उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है कि हमारी जो सिचुएशन होती है और उस पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा बिहेवियर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसा होता है। तो हमारा जो फोकस है मेनली किस पे, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस पे। स्टिमुलस मीन्स सिचुएशन कैसे, कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन होती है, और रिस्पॉन्स कि हमारा रिएक्शन उस चीज पे कैसा आ रहा है। ये हमारी कहती है बिहेवियर अप्रोच। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने कहा है कि किसी भी इंसान के बिहेवियर को ऐसे समझा जा सकता है कि जैसा उसका रिएक्शन होता है या फिर जैसा उसका बिहेवियर होता है, जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट है उसके साथ उसका कैसा रिस्पॉन्स है या कैसा रिएक्शन है। ठीक है, मतलब अगर हम एक पर्सन की बात करें तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है अपने आसपास के लोगों के साथ, तो या फिर एनिमल्स के साथ, वो उसका बिहेवियर होता है, उसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारी कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच। नेक्स्ट हमारी आती है कल्चरल अप्रोच। अब कल्चरल अप्रोच के अंदर क्या है, उन्होंने बोला है कि जैसा एक मतलब कि जगह का कल्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग एक पर्सन की पर्सनैलिटी जो होती है वो वैसी बन जाती है। कैसे बन जाती है, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है। इकोलॉजी जो होती है उस एरिया की, जो वहाँ का रहन सहन है उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर लेता है, उस चीज़ को ढाल लेता है अपने आप को। तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही बन जाती है जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ का एरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात किया है कि कई बार ये होता है कि किसी जगह की हैबिट कुछ और होती है, मतलब इसी चीज में आ जाती है वो भी कि जो आपकी हैबिट वैसे ही बन जाएगी जैसे कि वहाँ का एरिया होगा। जैसे कि यहाँ पे एक बात की गई है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि झारखंड में एक प्रजाति है जिसका नाम है, आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल है, ये पेज नंबर 40 पे उन्होंने बिरहोर ग्रुप की बात किया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कल्चरल अप्रोच में। बिरहोर ग्रुप क्या है, झारखंड का ग्रुप है। वो क्या करता है कि वहाँ पे कांस्टेंट मूव करता रहता है। वो एक जगह से दूसरी जगह पे किस लिए मूव करता है, खाने की तलाश में। ठीक है, हनी इकट्ठा करते हैं वो लोग, हनी की मतलब की तलाश में करते हैं। बाकी जो जगह के अकॉर्डिंग उनको फूड चाहिए होता है, हंट करते हैं, मतलब कि हंटिंग स्किल्स उनको आनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो वहाँ के बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही क्या फ्री कर दिया जाता है, उनको फ्रीडम दी जाती है कि आप जाओ और फूड इकट्ठा करो अपने लिए। उनको मतलब कि अकेले छोड़ दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि आप कैसे इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो इसलिए उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, उनके जो वहाँ के लोग होते हैं, जो उस ग्रुप के लोग होते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है। वो किसी पे डिपेंड रहना पसंद नहीं करते। वो अपने उन सभी बच्चों को हंटिंग स्किल्स आती है, अपना वो मतलब कि जो फूड है, शेल्टर है, वो अपने आप कर सकते हैं। वो किसी भी चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। और यहीं पे अगर हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है एग्रीकल्चरल ग्रुप का, कि जहाँ पे खेती वाले एरिया है, जहाँ पे खेती ज्यादा होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो बड़े बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है कि आपको अपने जो यंगेस्ट होते हैं, जो आपके छोटे बहन भाई हैं, उनकी आपको पालन पोषण करना है। ठीक है, वो आप पर डिपेंड है। उन वहाँ पे मतलब बच्चों को स्टार्टिंग से बता दिया जाता है कि आप अपने से ऊपर वालों पर डिपेंड हो। ठीक है, तो जो पालन पोषण की जिम्मेदारी है वो सारी किन के कंधों पे होती है, जो आपके बड़े बहन भाई होते हैं उनके कंधों पे, कि आपको अपने छोटे बहन भाइयों को करना है जब तक आप हो। तो उसमें छोटा बहन भाई कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े बहन भाई को कुछ ना कुछ खाकर मतलब कि कमाना होगा ताकि उसकी फैमिली का वो पालन पोषण कर सके। तो इसमें क्या सिखा रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर स्टार्टिंग से ये चीज आ जाएंगी। जो उनके छोटे बहन भाई होंगे उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो एक डिपेंडेंसी आ जाती है। लेकिन जो जहाँ पे बिरहोर ग्रुप की बात की गई है एग्जाम्पल में, वहाँ पे क्या आ रहा है, उनका इंडिपेंडेंसी आ रही है उनकी पर्सनैलिटी में। वो किसी पे डिपेंड नहीं है अपने घर के अंदर। उनको बचपन से सिखाया गया कि हंटिंग स्किल, रिस्क लेना और एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, घर बनाना। लेकिन इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चरल जो ग्रुप है उसमें क्या सिखाया जाता है कि आपको डिपेंड रहना है, आपके मतलब कि पेरेंट्स करके देंगे या फिर आपके बड़े बहन भाई करके देंगे जब तक आप छोटे हो। ठीक है, तो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज आ जाएगी कि वो डिपेंडेंसी सीख जा रही है। नेक्स्ट हमारी आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या होता है, यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है। जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दी थी वो कार्ल रोजर्स ने दी थी, और हमारी दी थी अब्राहम मैस्लो जी ने। ठीक है, उन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात की थी। अब कार्ल रोजर जी ने क्या बात की थी और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने दो एजम्पशन लिए थे।
फर्स्ट तो उन्होंने बात की थी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो फुली फंक्शनिंग होती है, मतलब कि वो टोटल फंक्शन करती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने दो एजम्पशन की बात की थी। एक उन्होंने बात की थी कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, उनको कोई ना कोई लक्ष्य चाहिए होता है लाइफ में, जिसके अकॉर्डिंग उनको मोटिवेशन मिलता रहे लाइफ जीने के लिए। और दूसरी उन्होंने बात की थी कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो कैसा हो जाता है, वो एडेप्टिव हो जाता है, कि वो मतलब कि एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट करना सीख लेता है। रोजर ने दो चीज़ों की बात की है, एक तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की उन्होंने बात की है। ये हमारी लाइफ में हमें मोटिवेट करने के लिए हमारा कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बात की है एडेप्टेशन की, कि हमारी पर्सनैलिटी हमारा बिहेवियर ऐसा होता है कि हम एडेप्ट करना सीख जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। दो चीज़ उन्होंने बात की है। फिर उसमें उन्होंने जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की थी उसके दौरान वो क्या करते थे, जो पेशेंट है वो अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते थे, अपने मेंटल स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करते थे, जिससे उनको मतलब कि उनकी एक थ्योरी डेवलप हुई थी उस वक्त। उन्होंने मतलब एक थ्योरी बनाई थी, जो बनाई थी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। ये यहाँ पे बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। सेल्फ की उन्होंने बात की है। तो सेल्फ में उन्होंने बात किया है कि सेल्फ बेसिकली होता कि हमारे अपने बारे में। तो उन्होंने यहाँ पे दो चीज़ों की बात की है, कि रियल सेल्फ की और एक आइडियल सेल्फ की। तो आइडियल सेल्फ बेसिकली क्या होता है, कि जैसे आप बनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बी, आपको कैसे पर्सन बनना है, ठीक है, वो आपका हो गया क्या, आइडियल सेल्फ, ठीक है। आइडियल सेल्फ कैसा हो गया, जैसा आपको बनना है। जैसे कि आप कई बार क्या होता है, कोई मूवी स्टार को अपना आइडियल मान लेते हो कि मुझे इनकी जैसी पर्सनैलिटी चाहिए, इनके जैसा आपको बनना है, तो वो आपके हो गया आइडियल सेल्फ। एक होता है रियल सेल्फ, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे आप हो वो चीज़। अब हमारी जो जिंदगी में खुशियाँ होती हैं या गम होते हैं, सैडनेस होती है, वो किस चीज़ पे, इन दोनों चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आपका आइडियल सेल्फ क्या है, इक्वल है रियल सेल्फ के, आपकी लाइफ में क्या हो जाएगी, हैप्पीनेस। आप खुश हो जाओगे, क्यों खुश हो जाओगे, कि जैसे आप बनना चाहते थे आप हो वैसे। लेकिन अगर रियल सेल्फ आपका क्या है, कमजोर है, आपके आइडियल सेल्फ से कम है, तो आप क्या हो जाओगे, सैड, क्योंकि आप वैसा नहीं बन पा रहे हो जैसे कि आप बनना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने जो बात की है, वो उन्होंने बात की है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। उन्होंने कहा है कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ये वॉर्म टू टॉम जाता है। मतलब कि आप पैदा होते हो तब से आप कुछ ना कुछ सीखना चालू करते हो, और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। ये एक्सपीरियंस जो होते हैं वो लाइफ के एंड तक भी होते रहते हैं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ जैसे बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग एज की मैं बात कर रही हूँ, जैसे 60 एज में भी कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, या पर्टिकुलर सिचुएशन को नहीं पहचान पाते, उनमें अजीब तरह से, अजीब पर्सन के साथ अजीब तरीके से रिएक्ट कर दिया। तो उस सिचुएशन में कैसे डील करना है वो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं उस वक्त, ठीक है। तो एक्सपीरियंस कभी खत्म नहीं होता, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है एक्सपीरियंस का। आप थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते रहते हो। इन्होंने इसी चीज़ की बात की थी। फिर हमारा आता है सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ सेल्फ। उन्होंने बात की है सोशल इन्फ्लुएंस की, कि आपके आसपास के लोगों का कितना पॉजिटिव रिएक्शन है, ठीक है, आपके ऊपर कितना पॉजिटिव रिएक्शन है, वहाँ पे आपकी जो सेल्फ एस्टीम होती है, और जो आपका सेल्फ होता है आइडल, सॉरी, आपकी सेल्फ एस्टीम है, और आपको जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपने बारे में, वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अगर आपके आसपास का ग्रुप आपकी इज्जत करता है, तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम जो होती है, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। कब हाई होता है, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों का। अगर वहीं पे क्या होता है, कि अगर लोग मुझे पूछ नहीं रहे हैं, मेरी कदर नहीं कर रहे, मेरी इज्जत नहीं कर रहे, तो वहीं पे वो सेल्फ एस्टीम क्या हो जाएगी, लो, ठीक है, लो हो जाएगी। अगर लोग आपकी इज्जत नहीं करते, अगर आपकी इज्जत करते, आपको बहुत मानते हैं या आपकी जैसा बनना चाहते हैं, तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाती है। नेक्स्ट इसमें बात आती है मैस्लोजी की। अभी तक हम रोजर्स जी के बारे में पढ़ रहे थे, कार्ल रोजर्स जी के बारे में। अब आती है अब्राहम मैस्लो जी की बात। अब्राहम मैस्लो जी ने दी थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो दी थी, उन्होंने बात की थी यहाँ पे हायरार्की नीड्स की बात की थी। किसकी बात की थी, हायरार्की नीड्स के बारे में। उन्होंने बोला था कि हमारी क्या होती है, हमारी जो नीड्स होती है, जो बेसिक नीड होती है, उसको हम सर्वाइवल नीड्स बोलते हैं। जो इंसान होता है, पहले तो उन्होंने ये बात की, जो इंसान होता है वो फ्री होता है, वो जैसे अपनी लाइफ को ढालना चाहता है सांचे में, वो वैसे ढाल सकता है, वो किसी के बंधन में नहीं होता। जो बंधन बनाए होते हैं वो उसके खुद के होते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है, उन्होंने बात की कि इंसान फ्री है, वो जैसे बनना चाहता है वो वैसे बन सकता है। दूसरा उन्होंने बात की सर्वाइवल नीड्स की,
हायरार्की नीड की बात की है कि एक पर्सन की नीड्स क्या होती हैं, तो उसमें पहले आते हैं सर्वाइवल नीड्स। सर्वाइवल नीड्स में बेसिकली आ गई हमारी फूड की, फिर सिक्योरिटी की, पहले हमें खाना चाहिए जीने के लिए, ठीक है, फिर हमें चाहिए रक्षा, फिर हमें चाहिए शेल्टर। सिक्योरिटी की नीड आ गई, सिक्योरिटी हो गई कि रक्षा की, फिर आ गई शेल्टर की, हमें सर पर छत चाहिए, ये हमारी होगी सर्वाइवल नीड्स। नेक्स्ट इसके बाद क्या आती है हमारी सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम नीड में क्या होता है कि आप ये जानते हो, यहीं से आपकी लाइफ की है ना रियल जर्नी स्टार्ट होती है, आपकी लाइफ की रियल जर्नी है ना जो यहीं से स्टार्ट होती है कि आपको क्या करना है, पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, लोग आपको जाने, नेम फेम दौलत, वो सारी चीजें आपको कमानी होती है, वो आपकी होती है सेल्फ एस्टीम नीड, कि लोग आपको पूछे, आपको एडमायर करें, सेल्फ एस्टीम। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि यहीं तक पहुंच पाते हैं, इवन यहीं तक उनकी पूरी लाइफ इस चीज में निकल जाती है, रोटी कपड़ा और मकान में, वो यहाँ तक काफी कम लोग पहुंच पाते हैं। सेल्फ एस्टीम की नीड आ गई। इसके बाद हमारी क्या आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, कि अपने आप को आप क्या कर रहे हो, कि आपकी लाइफ का क्या गोल था, क्या मोटिव था आने का, आपने वो मोटिव अपनी थ्रू आउट द लाइफ पूरा किया या नहीं किया, वो आपकी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। अगर ये नीड पूरी हो जाती है तो आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होते हो, वरना आप नहीं होते हो, ठीक है। ये आपका खत्म होता है, आज जो जो अप्रोच है वो आपकी सारी खत्म होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी को कैसे असेस करते हैं, कैसे असेसमेंट होता है उसका, इवेल्युएशन कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें एक बात की गई है कि एक हेल्थी पर्सन क्या होता है। एक हेल्थी पर्सन वो होता है जो जिस काम के लिए वो आया होता है उसकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन हो, जो वो बनना चाहता है वो बन जाए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इन्होंने बात किया कि एक हेल्थी पर्सनैलिटी वो है जो कि सिर्फ एडजस्टमेंट ना करे सोसाइटी से, बल्कि क्या करे कि वो खुद को डीपली पहचान पाए, अपनी क्या फीलिंग्स है उनको जान पाए, और वो कंपेयर कर पाए अपने आप को कि वो क्या बनना चाहता है और कहाँ तक वो बन चुका है वो, ठीक है। तो उन्होंने हेल्थी पर्सनैलिटी की या एक हेल्थी पर्सन की एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें डिस्कस की हैं। जो पहली है, उन्होंने बोला है कि उसको अपनी फीलिंग के बारे में पता होना चाहिए, वो अवेयर होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ से क्या चाहता है, उसके अंदर आंतरिक क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, और उसकी क्या लिमिटेशन है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में अपने आप को। सेकेंड, कि आप क्या है कि आप कहाँ पहुंचे हो और कहाँ तक आपको जाना है, आपको कंपेयर करना है, क्या करना है कि आप अभी कहाँ हो और आपको क्या बनना है, कि एक रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ, रियल जो आप अभी हो और आपको आइडल क्या बनना है, उसमें कंपैरिजन चाहिए, ठीक है। थर्ड, कि आपको पास्ट में ना जी के आपको क्या करना है, अपने फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस अपने आप से देखनी है, और आपको फ्यूचर का गोल बनाना है, ना कि ये सिर्फ पास्ट में स्टक होके नहीं रहना है, ठीक है। ये तीन पर्सनैलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक थी यहाँ पे दी गई थी। अब नेक्स्ट हमारा असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जिसमें हमारी सेल्फ रिपोर्ट में इधर आ जाएगा 16 PF की, हमने जो जो पहले बात की थी पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिसर्च इंक्लोड टेस्ट है उसके बारे में पढ़ना है इसमें। बस इतना ही है, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप कि नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाए, तो तब तक के लिए देखते रहिएगा, और थैंक यू। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए भी थैंक यू, और जो लाइक करते हैं उनके लिए भी थैंक यू।